बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। लेसन 7 के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होते हैं और उनको कैसे फ़ाइंड करना है। प्लीज़ नोट कर लीजिए कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फ़ाइंड करने का सिर्फ एक मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। वो सारे के सारे हम आने वाले लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं कि बैलेंस शीट को देखते हुए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे हमने फाइंड करना है। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि बुक वैल्यू किसी शेयर की कैसे कैलकुलेट की जाती है, बुक वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसकी मीनिंग क्या है, लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है किसी स्टॉक की, प्राइस टू बुक रेशो या पीबी रेशो जिसको हम कहते हैं, पीबीआर भी कहते हैं, वो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू के दरमियान जो एनॉमलीज़ हैं उनको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। और उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा किसी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड करने का। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन इस पूरे लेसन का हम ड्रा करेंगे और आपको एक एक्सरसाइज भी इस बार मैं दूंगा ताकि आप लोग घर में भी काम करें और आप खुद जब काम करेंगे तब ही मेरी इस सारी मेहनत का फ़ायदा होगा। इसमें मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता जाऊँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि मैं एक बिल्कुल फजूल काम कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो स्टॉक टिप्स चाहते हैं, वो एजुकेशन नहीं चाहते। तो मैंने तकरीबन सबको यही कहा है कि जी मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। अगर 10 लोग भी इसमें पड़ जाएंगे तो अल्लाह ताला मुझे उसका ज़रूर अजर देंगे। तो प्लीज़ मुझे ऐसे मशवरे ना दिया करेंगे मैं फ़जूल कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज ना कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम चूँकि हमारी केस स्टडी जो सारी की सारी थी वो होंडा कार के कंपनी के रेलेवेंट थी, तो हम होंडा की बैलेंस शीट को लेकर ही चलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी कि होंडा की बैलेंस शीट, ये मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट 2016 की वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आप वो बैलेंस शीट डाउनलोड करके अगर ये चीज़ अपने पास रख लेंगे या कम से कम ये स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें तो हम बेटर डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नॉन करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसकी करंट लायबिलिटीज़ ये लिखी हुई हैं और इसके नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे हैं, करंट एसेट्स यहाँ पे। मैंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था अपने लेसन 5 के अंदर। अभी मैं आपको जिस सेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली शेयर कैपिटल और रिज़र्व्स का सेक्शन है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि अथराइज शेयर कैपिटल उन्होंने बता दिए कि हमारा 200 मिलियन है और उसकी फेस वैल्यू भी बता दिए कि ₹10 का है। प्लीज़ नोट कीजिए कि ये बैलेंस शीट जो है वो 1000 रुपीज़ में लिखी गई है, ये उन्होंने मेंशन किए हुआ है, तो इन फिगर्स को 1000 फिगर्स ही प्लीज़ पढ़िएगा। तो 200 मिलियन के इनका अथराइज शेयर कैपिटल है, 200 मिलियन शेयर्स ये इशू कर सकते हैं, लेकिन इनके इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 142.8 मिलियन का है। इसका मतलब है कि बाकी शेयर्स ये इन्होंने अभी इशू नहीं किए और ये किसी वक्त भी उसको इशू कर सकते हैं इन फ्यूचर। इनके पास अप्रूवल है, वो बाकी शेयर किसी भी वक्त ये इशू कर सकते हैं। और ₹10 का शेयर है, इन्होंने इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जैसे मैंने आपको लेसन 6 में बताया था, इन्होंने पार वैल्यू के ऊपर वो रिकॉर्ड किया हुआ है। इस तरह इनकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 1.428 मिलियन का बनता है, 1428 मिलियन का बनता है। इसी तरह रिजर्व्स हैं इनके पास और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी लेसन 6 के अंदर। इनका टोटल जो इक्विटी बनती है 2016 के अंदर वो 7940 मिलियन की बनती है और 2015 में ये 5119 मिलियन की थी। अभी हम देखते हैं कि इस बैलेंस शीट को हमने कैसे यूज़ करना है अपने एनालिसिस में। इसमें मैंने आपको बताया कि अथराइज शेयर कैपिटल 200 मिलियन शेयर्स है, इशूड कैपिटल जो है वो 142.8 मिलियन का है, 71.4% ये इशू कर चुके हैं और बाकी ये इन फ्यूचर इशू कर सकते हैं, इनके पास ये अप्रूवल है।
पार वैल्यू 10 रुपीज़ है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो है 1428 मिलियन है। रिजर्व्स जो हैं 2956 मिलियन के हैं। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो है वो 3557 मिलियन का है। टोटल इक्विटी इस तरह 7941 मिलियन बनती है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, और मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक वो मेथड बताऊंगा जो डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करती हैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और फिर मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टेड तरीका या करेक्ट जो फार्मूला है वो आपको बताऊंगा। बुक वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है वो होती है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल इशूड शेयर्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम होंडा की बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। 2016 में होंडा की बुक वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी टोटल इक्विटी को डिवाइड कर देंगे उसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इसको फार्मूला को यूज़ करते हुए उसकी बुक वैल्यू जो है वो 55.61 रुपीज़ पर शेयर बनती है। इसी तरह 2015 की फिगर्स अगर यूज़ की जाएँ तो उस साल में उसकी बुक वैल्यू 35.85 रुपीज़ पर शेयर बनती है। आप इस चीज़ को SCS ट्रेड पे जाके चेक कर सकते हैं। ये दोनों फिगर वहाँ से मैंने रिकनसाइल की हैं, इस फार्मूला से ही उन्होंने कैलकुलेट किए और दोनों फिगर्स एज़ इट इज़ वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का करेक्ट तरीका क्या है। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करती हैं टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल इशूड शेयर्स, लेकिन आपको अगर करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है कि इंटेंजिबल एसेट्स को उसमें से माइनस कर दें। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में मैंने आपको लेक्चर 5 के अंदर बताया है, अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ वो देख लें, उसमें इंटेंजिबल एसेट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि होंडा की करेक्टेड बुक वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। होंडा के पास जो आप बैलेंस शीट निकाल लें, उस बैलेंस शीट में अगर आप देख लें तो होंडा के जो इंटेंजिबल एसेट हैं वो उसकी टोटल इक्विटी से माइनस करें तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो 55.11 रह जाती है। इस तरह 2015 में अगर इंटेंजिबल एसेट्स माइनस करें तो उसकी बुक वैल्यू 35.35 रह जाती है। आल दो के होंडा के केस में इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनके इंटेंजिबल एसेट्स काफ़ी लो बुक वैल्यू पे हैं, इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन बाज़ कंपनी के जब आप कैलकुलेशन ये कर रहे होंगे तो उनकी बुक वैल्यू और करेक्टेड बुक वैल्यू या एडजस्टेड बुक वैल्यू जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। मैंने इस पर एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर की है, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ वो शीट शेयर भी कर सकता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दें, मैं आपको वो शीट आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके अलावा भी कुछ डाटा है जो मैं एंड पे आपको बताऊँगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें। अगर आप लोगों को वो डाटा चाहिए हो तो किसी को भी चाहिए हो मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज करें, मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने को तैयार हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विडेशन के आल दो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन लिक्विडेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये लिक्विडेशन क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी कंपनी पे। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है कि ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसकी ओपिनियन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। उसकी टू वे ओपिनियन होती है। एक तो वो जो जिस ईयर का ऑडिट कर रहा होता है उसके बारे में बताता है, और एक वो कमिंग ईयर जो है उसके बारे में बताता है। जो गुजरा हुआ साल है उसके बारे में वो बताता है कि जो अकाउंट्स हैं वो उन्हीं के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं और वो अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए गए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और SECP की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी जो है वो प्रेजेंट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आने वाले साल के बारे में वो ये बताता है कि कंपनी विल सर्वाइव नेक्स्ट ईयर इन फुलफिलिंग इट्स प्लान्स एंड ऑब्लिगेशंस। कंपनी की बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, उन दोनों के बारे में ओपिनियन देता है कि मुझे लगता है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर और आने वाले सालों में अपना बिज़नेस जारी रखेगी। अगर किसी स्टेज पे कंपनी ऑडिटर को ये फील होता है कि कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है तो वो अपनी ऑडिट ओपिनियन के अंदर गोइंग कंसर्न के बारे में क्वेश्चन रेज करता है। तो अगर किसी कंपनी के बारे में ऑडिट रिपोर्ट आप उसकी पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे नज़र आए कि गोइंग कंसर्न के बारे में ऑडिटर जो है वो उसकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उसको बड़ा सीरियस लें, क्योंकि
आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, वो कंपनी अपना बिजनेस बंद कर दे, तो उसका आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर कंपनी सर्वाइव नहीं करती, कंपनी के बारे में ऑडिटर कह रहा है कि कंपनी जो है वो नहीं चल पाएगी, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा? लिक्विडेशन जो है वो क्लोजर ऑफ द बिजनेस होता है। बिजनेस बंद करने के प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। अब वो बिजनेस बंद करना या तो वॉलंटरीली वो कर सकते हैं या वो फोर्स्ड क्लोजर होता है। अब देखना ये है कि ये जो वॉलंटरीली बंद करते हैं बिज़नेस को या बाई फोर्स बंद करते हैं, इन दोनों की रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि पहले केस 1 डिस्कस करते हैं कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो वॉलंटरीली अपना बिज़नेस बंद करते हैं। वो ये समझते हैं कि यार बिज़नेस में हमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर दी। जैसे आप आम तौर पे कोई भी आप भी बिज़नेस करते हैं और वो नहीं चल रहा हो या आपको वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट नहीं मिल रहा जो आपने प्लान किया था या जो आपने फोरकास्ट किया था, तो आप ये समझते हैं कि इसको बंद करके मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए। ये इसको आप कहते हैं कि वॉलंटरीली उसकी लिक्विडेशन होगी। शेयर होल्डर्स मिल के बैठते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो बैठते हैं और वो मिल के डिसाइड करते हैं कि हमें बिज़नेस बंद कर देना चाहिए। दूसरा प्रोसेस जो है वो है फोर्स्ड क्लोजर। फोर्स्ड क्लोजर ये है कि आप एज ए कंपनी जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस के अंदर इक्विटी भी डालते हैं और बिज़नेस में आपके पास लायबिलिटीज़ भी होती हैं। जब आपके पास लायबिलिटीज़ होती हैं और आपको लायबिलिटी पे करने के काबिल नहीं रहते या आपके पास इतना कैश फ्लो नहीं है कि आप वो लायबिलिटी टाइमली पे कर सकें, तो जो आपका क्रेडिटर है या लेंडर है जिसने आपको पैसा उधार दिया हुआ है, वो आपसे कहेगा कि भाई साहब आप मुझे मेरी अमाउंट वापस कर दें, और आप उससे अब शुरू में आर्ग्यू करेंगे, टाइम लेंगे, वो एक हद तक आपको टाइम देगा, लेकिन अगर वो तंग आके कोर्ट के पास चला जाए, उसके पास ऑप्शन होता है, वो कोर्ट में चला जाएगा, वो कहेगा कि जी ये लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे तो मुझे मेरे पैसे दिलवाएं। कोर्ट आपको ये कहेगा कि इसे इन टाइम पेमेंट करें। आप या तो आउट ऑफ कोर्ट वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मैं किसी फ़लाँ डेट पे इसको पैसे दे दूँगा, या इन केस के आपके पास फ्यूचर में कोई चांस नहीं है पैसे आने का, तो आप सिंपली ये बता देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो इन तमाम सूरतों में जब एंड केस ये बनता है कि आप क्रेडिटर को पे नहीं कर सकते, तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि ओके जी, फिर हम आपका बिज़नेस जो है वो बंद करते हैं, हम उसको सेल पे लगाते हैं, उसकी चीज़ें बेचते हैं और इन लोगों को उनकी पेमेंट करते हैं। अब जब कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि आपका बिज़नेस हमने बंद कर देना है, तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को लिक्विडेशन प्रोसेस कहते हैं। लिक्विडेशन प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि कोर्ट पहले एक ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर के तहत कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। वो लिक्विडेटर जो है वो बिज़नेस पर्सन भी हो सकता है, वो कोई लॉयर भी हो सकता है, वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो बिज़नेस को अंडरस्टैंड करे, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। और लिक्विडेटर आके वो सबसे पहले जो है वो समरी अकाउंट्स बनाता है कि भाई साहब अपना हिसाब सामने रखें, आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी इक्विटी कितनी है, आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, कहाँ कहाँ हैं आपके ऑफिसेज, आपके लैंड कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है। वो पूरी एक लिस्ट बनाता है आपके तमाम एसेट्स की, तमाम लाइबिलिटीज़ की, और फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट कंपाइल करता है। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये है कि वो कहता है कि अच्छा सबसे पहले किसको पैसे देने हैं, उसके बाद किसको देने हैं, उसके बाद किसको देने हैं, वो एक लिस्ट बनाता है। अच्छा, वो लिस्ट किस तरह से बनती है कि सबसे पहले तो वो कहता है कि जी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो मेरी अपनी है कि जो मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक फ़ी है, कोर्ट वो फ़ी मुकर्रर करता है, वो सबसे पहले अपनी फ़ी साइड पे कर लेता है, चाहे वो आपके पास कैश में पड़ी हो या कोई आपके अकाउंट रिसीवेबल हो, वो किस तरह से रिकवर करने हैं वो सारा रिकवर करके सबसे ऊपर प्रायोरिटी में अपना नाम लिखता है कि मुझे लिक्विडेशन फ़ी चाहिए। उसके बाद वो माइनस करता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस को सेकंड प्रायोरिटी देता है। फिर वो एम्प्लॉइज़, चाहे वो सैलरीज़ हैं या वेजेस हैं, यानी परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं या डेली वेजेस हैं, उन सब की सैलरी उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी ये मतलब बनती है। चौथी प्रायोरिटी में सिक्योर डेट बनता है। सिक्योर डेट से मुराद ये है कि ऐसे डेटर्स, ऐसे लेंडर्स जिन्होंने आपको किसी एसेट को प्लेज करके आपको पैसे दिए हों, यानी आपने कोई चीज़ जो है वो गिरवी रखी हुई है तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला है, तो वो सिक्योर डेट है, उनकी बारी चौथे नंबर पे आती है।
उसके बाद अनसिक्योर्ड डेट की आती है, जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स हैं या कोई ऐसा लोन है जो बगैर किसी चीज़ को गिरवी रख के लिए गए हैं, उनकी पेमेंट आती है। उसके बाद क्रेडिटर्स आते हैं, जो सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उन लोगों के पैसे वो पे करेगा। उसके बाद एक्विटी के ऊपर आएगा, लेकिन एक्विटी में भी जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी बारी पहले आएगी, और जो एक्विटी स्टॉक है, जो कॉमन स्टॉक है, जो जो लोग आप लोग ट्रेड करते हैं ये मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप जो शेयर्स का काम करते हैं, ये कॉमन स्टॉक है, आपकी बारी सबसे लास्ट में आएगी। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो आपकी बारी सबसे लास्ट पे आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसको उसके आइटम्स की, उसके एसेट्स की, उसके जो इन्वेंट्रीज़ हैं या अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो एग्जैक्ट पूरे के पूरे नहीं मिलते। आप इसका इस तरीके से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक चलती हुई गाड़ी बेचेंगे तो उसकी प्राइस कुछ अलग होगी। चलती हुई गाड़ी को या चलते हुए बिज़नेस को बेचने का मतलब होता है कि एज ए गोइंग कंसर्न उसको बेचना, यानी वो चल रही है। लेकिन अगर आप उसको तोड़ के बेचेंगे, यानी कि अगर आप गाड़ी को बेचेंगे जी, उसकी हेडलाइट अलग से फ़रोख्त करें, उसका स्टेयरिंग निकाल के अलग से फ़रोख्त करें, सीट्स अलग से फ़रोख्त करें, टायर, इस तरह हर चीज़ जो है वो अलग से फ़रोख्त करें, तो उन सब का टोटल कभी भी वो नहीं बनेगा जो एक गोइंग कंसर्न गाड़ी का है। जो एक चलती हुई गाड़ी की प्राइस आपको मिलेगी वो कभी भी सम ऑफ पीसेस नहीं होगी, सम ऑफ पार्ट्स नहीं होगी। ओवर द टाइम जितनी भी दुनिया में लिक्विडेशंस हुई हैं, उनकी बेस पे एक्सपर्ट्स ने एक टेबल बनाया हुआ है कि जब भी कोई बिज़नेस लिक्विडेशन में जाता है तो उसके जो बैलेंस शीट आइटम है उनके अगेंस्ट क्या रिकवरीज होती हैं। उसमें वो कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको 100% पे करनी पड़ती हैं। अकाउंट रिसीवेबल जब आप रिकवर करते हैं, जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं, तो मैक्सिमम आपको 80% रिकवरी मिल सकती है। इन्वेंट्री जो है वो भी डिपेंड करता है कि कोई बहुत ही मार्केट से डिफरेंट टाइप की इन्वेंट्री आपकी ना हो, कोई ऐसा बिज़नेस ना करते हो जिसकी इन्वेंट्री किसी और जगह ना यूज़ होती हो, तो वो इन्वेंट्री एवरेज जो है वो 66% में बिक जाती है। जो आपकी कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी 100% रिकवर हो जाती हैं, क्योंकि कैश में तो क्या आपको नुकसान होना। जो उसके अलावा बाकी करंट एसेट्स हैं वो तकरीबन 70% उसकी जो बैलेंस शीट पे वैल्यू उसका 70% आप रिकवर कर पाते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट है, फर्नीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिला के एवरेज आप 20% रिकवर कर पाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल है या ये वो, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गुडविल आपकी कौन खरीदेगा। जब आपकी कंपनी बंद होगी तो आपकी गुडविल कोई पैसों की थोड़ी खरीदेगा। बुक वैल्यू जो है उसका मतलब होता है कि एक्चुअली बिज़नेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, इक्विटी की शक्ल में बिज़नेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। वो पैसा जो है वो सीड मनी भी हो सकता है, वो आईपीओ के थ्रू भी आ सकता है, और वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स के थ्रू भी आ सकता है। वो सारे का सारा पैसा जो है वो बुक वैल्यू कहलाता है, जो एक्चुअली बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टेड है। मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के लिए लोग कितने पैसे देने को तैयार हैं। जैसे कि एक कंपनी की बुक वैल्यू अगर 20 रुपये है और उसका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 50 रुपये का, तो इसका मतलब है कि मार्केट ये वैल्यू करती है कि ये जो 20 रुपये हैं ये एक्चुअली कम है, इसकी प्राइस मैं 50 रुपये देने के लिए भी तैयार हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है? प्राइस टू बुक वैल्यू होती है कि आप मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू से, तो ये प्राइस बुक वैल्यू आ जाती है। प्राइस बुक वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बाज़ कंपनी ऐसी हो सकती हैं जिनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मार्केट प्राइस कम है, और बाज़ कंपनी ऐसी हैं जिनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है। जैसे होंडा की मिसाल ले लें तो होंडा की बुक वैल्यू अभी हमने 55 रुपीज़ कैलकुलेट की, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 580 पे चल रही है, आजकल 570 पे चल रही है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा चल रही है। ये जो 10 टाइम्स है ये इस वजह से है कि लोग ये फील करते हैं, मार्केट ये फील करती है कि इसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो 580 है और वो 55 रुपये के अगेंस्ट वो 580 रुपीज़ देने को तैयार है। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब ये है कि जो रेजिडुअल फंड्स अवेलेबल होंगे स्टॉक होल्डर्स को जब बिज़नेस बंद हो जाएगा,
वो उसको आप कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी मैंने आपको आपके लिए एक शीट तैयार कर दी। ये देखिए यहाँ पे मैंने होंडा की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से ये डाटा लिया है कि उसके पास कैश कितनी थी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितनी थी, यहाँ इन्वेंट्री कितनी है, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, करंट अदर करंट एसेट्स कितने हैं, और यहाँ टोटल करंट एसेट्स उसके निकाल ले, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे लिख दिए, और इस तरह उसके टोटल एसेट जो है वो टोटल करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स बन गए। इस तरह उसकी करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो टोटल लाइबिलिटीज़ बन गई। जब टोटल एसेट में से आप टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो वो आपकी नेट वर्थ बन जाती है। ये उसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। जब नेट वर्थ को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स से तो ये उसकी बुक वैल्यू बन गई 55.61। यही मैंने आपको वहाँ फार्मूला पे भी बताई थी। अब रियलाइजेशन परसेंटेज जैसे हमने डिस्कस किए कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारे पास 100% आ जाएंगी, तो ये 100% एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। इस पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी परसेंटेज से, तो यहाँ पे रियलाइजेशन वैल्यू आ गई। इस तरह ये रियलाइजेशन वैल्यू जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की भी एग्जैक्ट पूरी की पूरी आ गई। इन्वेंट्री आल दो हमने कहा कि 66% उसकी रिसीट्स हमें मिलेंगी, तो इसका 66% ये लिया तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल मैंने कहा 80% आप मैक्सिमम रिकवर कर सकेंगे, तो मैक्सिमम आप ये अमाउंट रिसीव कर पाएंगे। अदर करंट एसेट्स जो हैं वो 70% है, रिकवरी हो पाएगी, उसकी ये वैल्यू बनती है। तो इसकी टोटल करंट एसेट्स की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10 मिलियन बन जाती है यहाँ पे, सॉरी 10 बिलियन बन जाती है क्योंकि ये रुपीज़ थाउजेंड्स में है। इसी तरह फिक्स्ड एसेट जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि 30% तक हम कर सकते हैं, 30% रिसीव कर सकते हैं, तो 30% की जो वर्थ बनती है यहाँ पे वो ये बनती है। तो इस तरह इसके टोटल एसेट्स जो हैं वो 11 बिलियन के बन गए हैं यहाँ पे। लाइबिलिटीज़ जो है वो 100% दोनों करंट और लॉन्ग टर्म दोनों आपको पे करनी पड़ेंगी, इसमें कोई बंदा आपसे रायत नहीं करेगा। तो ये टोटल एज इट इज़ जैसी यहाँ पर है ऐसी यहाँ पर आ गई हैं। नेट वर्थ अलबत्ता इस दफ़ा कम हो जाएगी क्योंकि टोटल एसेट्स या पिछली दफ़ा 16 बिलियन के थे जो बुक वैल्यू है, और लिक्विडेशन वैल्यू 11 बिलियन की है, तो मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया है, तो ये 3.5 बिलियन जो है वो इसकी नेट वर्थ रहेगी। एसेट टोटल शेयर्स जो हैं वो दोनों सूरतों में सेम रहेंगे, जब उसको उससे डिवाइड करेंगे तो इसकी लिक्विडेशन वैल्यू 24.61 आ गई है। तो लिक्विडेशन वैल्यू इसकी 24 रुपीज़ आ गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता होंडा की कंपनी में बंद हो गई और आपके पास उसके शेयर हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे 24 रुपीज़ ही मिलेंगे पर शेयर, चाहे आपने वो शेयर 1,000 रुपये का लिया हुआ है या 100 रुपये का लिया हुआ है या 10 रुपये का लिया हुआ है। अगर 10 रुपये का लिया हुआ है तो आपको 14 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 600 रुपये का लिया हुआ है जो कि आजकल उसका रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 580 के करीब चल रहा है, तो आपको फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी मुझसे लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी कंपनी आपके ज़हन में है जहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस जो है वो उसकी बुक वैल्यू से कम हो। तो जी बिल्कुल है ऐसी कंपनी, और मैं बल्कि आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। आप सर्च कर सकते हैं, ऐसी एस्टेट से भी सर्च कर सकते हैं। मैं भी एक शीट तैयार करता हूँ, आल्दो के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, टाइम लगता है, लेकिन मैं एक शीट तैयार करता हूँ वीकली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे मैं तकरीबन 40-50 कंपनीज़ ऐसी मिल जाती हैं मुझे जिनकी बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है उनकी मार्केट वैल्यू से। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी आपको मिल जाएंगी जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो उनकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है। अब ये वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है। अगर आप ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा, हो सकता है उसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं, हम और भी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कंपनीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी जिनकी लिक्विडेशन वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। अगर आप उनका शेयर उठा लेते हैं तो आपको कम से कम ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपका ओरिजिनल पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि अगर वो कंपनी एट द एंड ऑफ द डे बंद भी हो गई तो
आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो बंद हो के जब आपको उसके लिक्विडेशन के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होंगे, तो ये एक काफ़ी खुशाइन बात है, आपको एक तरह की टेंशन जो है वो कम हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे कि ऐसा वक्त ही किसी कंपनी पे क्यों आता है कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी नीचे चली जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी कोई बेनाम कंपनीज़ हैं जिनके बारे में आप कह सकेंगे हाँ यार इसका तो कोई नाम ही नहीं है, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो नीचे चली गई है। मैं आपको लिक्विडेशन वैल्यू तो कैलकुलेट करके वो चीज़ तो मैं आपको नहीं बता रहा फ़िलहाल, वो आपकी एक्सरसाइज है, वो आपने करनी है। लेकिन मैं आपको ऐसी कंपनीज अभी बता रहा हूँ जिनकी मार्केट वैल्यू जो है उनकी बुक वैल्यू से कम है, यानी बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। जो इसमें हाईलाइटेड कंपनीज़ हैं वो काफ़ी वेल नोन है। फजल क्लॉथ मिल है, बन्नू वुलन मिल है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, कोहार टेक्सटाइल मिल, निशाद मिल्स में एनएमएल में काफ़ी लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है बाज़ औक़ात इसका, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम है और इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है। फ्लाइंग सीमेंट है, पैकेज पाक जैन पार है, लाल पीर पार है, फैसल बैंक है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग है, समिट बैंक और सबसे बड़ी अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। ट्रीट कॉरपोरेशन, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल्फला एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में, ये नवंबर 16 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, नवंबर 16 की डेट में इनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और इनकी मार्केट प्राइस कम है। अब आपका काम ये है कि आप इन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करें, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें। जो मैंने आपको लेसन 1 के अंदर सोर्सेज बताए हैं, मैंने 6-7 सोर्सेज बताए हैं जहाँ से आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उन पे लिक्विडेशन का फार्मूला लगाएं और लिक्विडेशन का फार्मूला लगाकर इनकी लिक्विडेशन वैल्यू निकालें और चेक करें कि क्या ये कंपनीज़ जो हैं वो मार्केट वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हैं, ये क्या इनकी बुक वैल्यू जो है वो लिक्विडेशन वैल्यू जो है क्या वो भी मार्केट वैल्यू से ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो बुक वैल्यू के हिसाब से मैंने ये भी एक कैलकुलेशन की है जहाँ प्राइस इज़ लेस देन बुक वैल्यू है। मैं एक शीट बनाता हूँ, यहाँ पे ये कंपनी के नाम है, ये 50 कंपनीज़ है, मैंने वहाँ एग्जांपल में आपको कम दी हैं, ये सारी 50 कंपनीज़ हैं इस वक्त मेरे पास। और ये 50 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। इसके अंदर मेरे पास काफ़ी डाटा है, ये इनकी लास्ट प्राइस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या चल रही है, 1 ईयर का रिटर्न क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, एवरेज वॉल्यूम 3 मंथ्स का यानी क्वार्टर का, ईपीएस क्या है, पी रेशो आ जाती है, प्राइस टू सेल्स है, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, प्राइस टू बुक। ये प्राइस टू बुक जो है, प्राइस टू बुक जो रेशो है ये आपको बताती है कि मार्केट से नीचे ट्रेड करिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है। लेकिन अगर ये 1 से कम हो तो इसका मतलब है कि बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। प्राइस टू टेंजिबल एसेट्स है, 52 वीक्स रेंज हाई क्या है, 52 वीक्स लो क्या है, और इस तरह और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं। इवन ये ईयर टू डेट रिटर्न है, प्रीवियस मंथ का चेंज कितना है, बीटा कितना है, रेवेन्यू कितना है, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड ग्रोथ रेट क्या है, पे आउट रेशो क्या है, और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इसका कहाँ पर है, और एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी वर्किंग है। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप मुझसे ये मैंने एक ही शीट के अंदर दोनों डाल दी हैं। अगर किसी को चाहिए हो, ये वर्कबुक के अंदर 2 डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, ये दोनों आपको चाहिए हो तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लेसन सुनने के लिए अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सारे लोग जानते हैं कि मैं फ़ेसबुक पे सबके मैसेज को रिप्लाई करता हूँ, मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप asimjaved.sa फेसबुक पे मुझे सर्च भी कर सकते हैं और मुझे ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।